ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था सारे पीवाईक्यूज। जैसा कि सारे टॉपर्स कहते हैं कि आपको जब भी पढ़ाई शुरू करनी है तो पहला स्टेप होना चाहिए कि आपने सिलेबस देखिए, फिर आप सारे पीवाईक्यूज देखिए सो दैट यू कैन एक्चुअली नो वेयर टू फोकस एंड हाउ मच अ टॉपिक रिक्वायर्स योर फोकस, और किस तरीके से वो ट्वीक कर रहे हैं जैसे ऐसे मतलब लेटेस्ट पैटर्न की तरफ। सो उसको ध्यान में रखने के बाद जो आपने पढ़ लिया, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट। एंड उसके बाद हम अब शुरू करने वाले हैं एमाइल डायरग्राम्स के सारे टॉपिक्स। लेट्स गो। इंट्रोडक्शन। टू थिंग्स इन्फ्लुएंस एवरी थ्योरी। किसी भी चीज़ को दो थ्योरीज जो है इन्फ्लुएंस करती है। इमेजिनेशन एज अ सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट जो कि इमेजिनेशन के बेसिस पर कुछ डिसाइड कर रहा था, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ पर्सन। और दूसरा आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ सोचा हुआ है, मतलब दो चीज़ें हैं मैटर कर रही हैं कि एक तो आप इमेजिन कर रहे हो कि ओके ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा आपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप जानते हो कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। सो ये जो टू थिंग इन्फ्लुएंस एवरी थ्योरी, हर थ्योरी को ये दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। नाउ बैकग्राउंड। अब हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं ये मान के चलना है कि ये सारे जो वर्डिंग्स है ये सब कुछ जो है ये माइल्ड डर्कहाइम ने कहा है। एंड बिकॉज पहला टॉपिक इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, तो आपको जब मैं कार्ल मार्क्स कवर करवा रही थी तो वहाँ पर एक कंपैरिजन था बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड इमाइल डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर का बीच में कंपैरिजन, राइट। और हमने पीवाईक्यू में देखा कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो वो अभी हम लोग पहले इनका पढ़ेंगे थ्योरी क्या है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इनसे शुरू कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर डर्कहाइम का कहना है, और उसके बाद हम लोग कार्ल मार्क्स एंड डर्कहाइम को कंपेयर करेंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। लाइक दैट वी विल गो फॉर इट। ओके, बैकग्राउंड। डर्कहाइम वाज ज्यू। ओके, ज्यू था अपना डर्कहाइम। हिज फोर फादर वर रिलीजियस प्रीस्ट, रैबिस, प्रीस्टली फैमिली, और वो एक प्रीस्टली फैमिली से आते थे। 1887 गॉट स्कॉलरशिप टू स्टडी इन जर्मनी एंड मेट विलियम वुंडट, who was best known for applying scientific method in psychology। उसके बाद वो मिले किससे, उनको स्कॉलरशिप मिली ताकि वो जर्मनी में पढ़ सके। वहाँ पर वो विलियम वुडेंट से मिले, जो कि अपने साइंटिफिक मेथड्स को साइकोलॉजी में अप्लाई करने के लिए काफ़ी फेमस थे। डीके गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम इन अप्लाइंग साइंस। डर्कहाइम जो है वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए कि कैसे जो ये विलियम वुंट है कैसे इन्होंने साइंटिफिक मेथड को साइकोलॉजी में अप्लाई किया। तो वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए कि साइंस को कैसे वो हर एस्पेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। ही रोट हिज पीएचडी ही रोट हिज पीएचडी थीसिस ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उन्होंने अपना पीएचडी थीसिस लिखा उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में। देन डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाई डिड ही चूज टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर फॉर हिज थीसिस। उन्होंने अपना थीसिस का टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर ही क्यों चुना। Industrial societies of the time were celebrating utilitarian theory। उस टाइम के जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो उस वक्त यूटिलिटेरियन थ्योरी पर फोकस कर रहे थे, एंड डिवीजन ऑफ लेबर वाज स्टडीड एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। और डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक स्पेशलाइजेशन के तौर पर स्टडी हो रहा था। एडम स्मिथ बुक वेल्थ ऑफ नेशन स्टडीड डिवीजन ऑफ लेबर एज द इकोनॉमिक फैक्ट। एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन ने डिवीजन ऑफ लेबर को एज अ इकोनॉमिक फैक्ट समझा। देन टू डर्कहाइम इट सीम्स समथिंग मोर देन दैट। डर्कहाइम के हिसाब से ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्ट नहीं था, वो उससे कुछ ज़्यादा था। अ सोशल फैक्ट, ये एक सोशल फैक्ट था, एंड दस ही चूज द टॉपिक टू लुक इट एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसलिए उन्होंने चुना कि हम मुझे इस टॉपिक को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। डर्कहाइम्स मेजर कंसर्न एज अ सोशलिस्ट इन द थीम ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंटीग्रेशन। दरखाइन का जो सबसे मेजर कंसर्न था एज अ सोशलिस्ट वो ये था कि कैसे सोशल ऑर्डर इज द थीम ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंटीग्रेशन। सोशल ऑर्डर और उसके इंटीग्रेशन को साथ में लेके चलना वॉज हिज मेजर कंसर्न। वॉट होल्ड्स सोसाइटी टुगेदर, क्या चीज़ है जो सोसाइटी को एक साथ लेके रखती है। वॉट कीप्स इट इन एन इंटीग्रेटेड होल, कौन सी चीज़ है जो हमेशा एक साथ बनाए रखती है। ही वॉज अ नेशनलिस्ट, और वो एक नेशनलिस्ट इंसान भी था। तो अभी तक हमको क्या पता चल गया है कि जो डर्कहाइम है वो ज्यूज है, और वो एक प्रीस्ट फैमिली से आता है, मतलब रिलीजियस फैमिली से आता है।
और उसको उसने देखा, और वो साइंस से इन्फ्लुएंस है, और डिवीजन ऑफ लेबर को उसने चुना क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो एक इसको एक छोटा पार्ट समझती थी, एज अ इकोनॉमिक फैक्ट समझती थी, जिससे वो खुद सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि वो समझता था ये एक सोशल फैक्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि वो ये जानना चाहते थे कि कैसे एक सोसाइटी जो है वो हमेशा एक साथ रहती है। और इस पर उसका ध्यान इसलिए गया क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट था, कि कैसे एक देश में इतने सारे लोग एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देन स्टडी ऑफ DOL, division of labor. Through his study of society, Durkheim demonstrated how the process of occupation specialization or division of labor helps to integrate society. Through his study of society, जैसे जैसे उन्होंने सोसाइटी को पढ़ा, Durkheim demonstrated how the process of occupation specialization or division of labor helps to integrate society, where the heterogeneity, differentiation and complexity are to be found. तो जैसे जैसे उन्होंने सोसाइटी को पढ़ा, उन्होंने देखा कि कॉम जो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं, जो अपने ऑक्यूपेशन में डिफरेंट डिफरेंट काम में स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि लीड करता है डिवीजन ऑफ लेबर में, कि जैसे मैं किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हूँ और आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, तो ये लीड करता है एक डिवीजन ऑफ लेबर को, ताकि ये जो हम दोनों को हमेशा एक साथ रख सके, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है। ये जो हेट्रोजेनिटी था सोसाइटी में, कि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटी था, ये एक कॉमन फैक्टर नजर आया कि क्यों सोसाइटी एक साथ जुड़ी हुई है। डरकाइन स्टडीड डिवीजन ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ, डरकाइन डिवीजन ऑफ लेबर को कुछ टर्म्स में डिवाइड किया, कि इन चीज़ों के बेसिस पर मैं समझ सकता हूँ इसको। वो ये है, द फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कैसे फंक्शन करता है डिवीजन ऑफ लेबर, एंड द कॉज अंडरलाइंग डिवीजन ऑफ लेबर, क्या रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर के पीछे, एंड थर्ड, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टाइप ऑफ डिवीजन लेबर, दैट इज एब नॉर्मल फॉर्म्स। और नॉर्मल टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर से कैसे लोग मतलब अलग कर रहे हैं, मतलब एक एब नॉर्मल फॉर्म में भी लोग इसको डिवीजन ऑफ लेबर करे जा रहे हैं। Then, Durkheim argued that society changes. थोड़ा सा फोन साइज बढ़ा देती हूँ। हाँ, Durkheim argued that society changes and with the old society gives way to new division of labor. Durkheim कहते हैं जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, एंड विद द ओल्ड सोसाइटी गिव्स, हाँ, जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर भी बदल रहा है, क्योंकि हमें न्यू चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है। साइंटिफिक अप्रोच, डरखाइम फर्स्ट स्टडीड existing studies on the topic. uh, uh, scien- Scientific approach, Durkheim first studied existing studies on the topic, that is proved or disapproved them, and built his hypothesis and then worked toward confirming, negating it. Thus, he followed a scientific method. Uh, तो साइंटिफिक अप्रोच को अब डरकहाइम, क्योंकि पहले से इन्फ्लुएंस थे जर्मनी में जब वो पढ़ने के लिए गए थे, तो क्या कहते हैं कि डरकहाइम ने स्टडी किया ये टॉपिक्स, एंड ही प्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड एंड बिल्ट अ हाइपोथेसिस एंड देन वर्क टुवर्ड्स कंफर्मिंग, निगेटिंग इट। मतलब उन्होंने काफ़ी सारा काम, बहुत देर तक इस पर काम किया था। ही फॉलोड द साइंटिफिक मेथड। जब उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई करके देखा, उसको पढ़ के देखा, उसको प्रूफ किया, डिसअप्रूव किया, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाया, कंफर्म किया, उसके नेगेटिव पॉइंट्स निकाला, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने का। सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, होप्स, लोके एंड रसोई, दे हैड एस्टैब्लिश्ड, मे बी थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द स्पेलिंग। एंड आपको एक और चीज़ कर सकते हो, एक बार गूगल भी कर सकते हो कि इसको प्रोनाउंस क्या करना है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू राउंड में पहुंचोगे तो हो सकता है कि आपका, है ना, किसी का नाम लेने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा करके, तो सही प्रोनाउंसिएशन भी इंटरव्यू के टाइम तक सही करने की जरूरत है। वेल, फिलहाल तो हम लोग मेन से फोकस करते हैं। दे हैड established that through contract different institutions are established. क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स गिव बर्थ टू वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। और ये जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं वो उनका जन्म ही हुआ था विद सम लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक इनका क्या नियम कानून रहेगा। दस, टू देम division of labor was a political fact embedded in the contracts confirming the rules of the institution। तो उनके हिसाब से जो है
डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो एक पॉलिटिकल फैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से एक स्मूथ रनिंग के साथ एक इंस्टीट्यूशन चल पाता है। Now, Durkheim argued that people respect to contract respecting to the society. डरखाइन का ये कहना है कि ये सोसाइटी सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। देयर फॉर सोसाइटी कम्स फर्स्ट, इसलिए सोसाइटी पहले आती है। व्हेन डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉर्मल, सोसाइटी इज हैप्पी। जब डिवीजन ऑफ लेबर नॉर्मल होता है तो सोसाइटी भी खुश होती है। नॉर्मल इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक, नॉर्मेटिव एंड द ड्रिवन बाय कंसाइंस कलेक्टिवली। नॉर्मल का मतलब हुआ जो कि एकदम स्पेसिफाइड हो और नॉर्मल हो और सबकी सहमति से आया हो। दस डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर जो है एक सोशल फैक्ट है। ओके, फिर इकोनॉमिस्ट कहते हैं बिलीव्ड दैट नीड गेव राइज टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, हेंस न्यू एजुकेशन, न्यू जॉब मार्केट एंड वोकेशन वाज बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन नीड्स। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसी चीज़ की जब ज़रूरत हुई, है ना, जैसे किसी इंसान को कुछ ज़रूरत है तो उसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज आई, उसकी वजह से नई स्टडीज़ आई, उसकी वजह से नए जॉब में न्यू जॉब मार्केट आए और काफ़ी सारे स्किल सेट आए, जो कि मतलब दिखाता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वी आर बिल्डिंग एवरीथिंग। पर डरखाइम कहते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी को एंड प्रपोज करते हैं सिलेक्शन ऑफ अ चॉइस ऑफ वर्क इज अ सोशल चॉइस। कौन सा काम करना है ये एक सोशल चॉइस है। थ्रू ऑक्यूपेशन पीपल स्टे कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड ग्लोरीफाई इट। कोई काम करके लोग जो है सोसाइटी से जुड़े रहते हैं और उसको फिर ग्लोरीफाई करते हैं। तो कौन सा काम कर रहे हैं वो यूज़ पर, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है उसके बेसिस पर नहीं हो रही है, बल्कि एक सोशल चॉइस बन रही है कि सोसाइटी किस चीज़ को ग्लोरीफाई करेगी और क्या चीज़ करने से हम सोसाइटी से जुड़े रह सकते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एरिक स्विफ्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी सजेस्टेड दैट पीपल गो फॉर अ जॉब डिपेंडिंग ऑन द साइकिक satisfaction they draw from it. If made to stay because of compulsion, it leads to his alienation and crisis. तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी इंसान कोई काम करने के लिए जाता है तो वो इसलिए करता है ताकि उसे एक साइकिक सेटिस्फैक्शन मिले, दिमागी रूप से वो सेटिस्फाइड फील करे। लेकिन जब उसके लिए वो वही काम करना कंपलसरी बन जाता है तो वो उसे एलियनेटेड, मतलब सब चीज़ों से जुदा कर देता है और एक क्राइसिस का डेवलपमेंट करता है उस इंडिविजुअल लेवल पर। तो डरखाइम काउंटर्ड बाय आर्ग्यूइंग दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट अ साइकिक कंस्ट्रक्ट। तो डरखाइम कहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कौन सी चीज़ आपको सेटिस्फाई करने वाली है ये सोसाइटी पर डिपेंड करता है। और ये एक ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आया तो आपने सोचा कि हाँ इससे तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बल्कि सोशली कौन सी चीज़ एक्सेप्टेड है और किस चीज़ को लेकर जो है ना सोशली लोग सोचे कि अरे ये तो बढ़िया काम कर रहा है, वो चीज़ आपको एक कोई काम करवाने के लिए भेजती है, ना कि कोई साइकिक सेटिस्फैक्शन कि बस आपको अच्छा लगता है, आपके दिमाग को अच्छा लगता है तो आप करने के लिए चलेगा। फिर डेमोग्राफर्स लाइक हिलबर्ग attributed social change to increase in population, and like economists stressed at specialization as a cause of a division of labor. तो यहाँ पर जो डेमोग्राफर्स हैं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और इसी की वजह से क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग अलग अलग चीज़ों का स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, सो दैट थोड़ा सा डिविजन ऑफ लेबर भी आपस में वो लोग कर सकें। पर डरखाइम कहते हैं डरखाइम डिफरेंशिएटेड बिटवीन मटेरियल डेंसिटी दैट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड डायनेमिक डेंसिटी दैट इज इंटर रिलेशनशिप अमंग पीपल। तो डरखाइम जो है कहते हैं ये दोनों चीज़ अलग है। मटेरियल डेंसिटी मतलब जितने लोग सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, और डायनेमिक डेंसिटी कि उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है, कितना कोरिलेशन होने वाला है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि डेमोग्राफर्स कहते हैं ना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और फिर डिविजन ऑफ लेबर आपस में कर रहे हैं, तो इस तरह से सोसाइटी जुड़ रही है। लेकिन डरखाइम कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी बढ़ रही है और लोगों के बीच में आपस में रिलेशन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डरखाइम कॉल्ड डायनेमिक डेंसिटी अ सोशल फैक्ट। डरखाइम का कहना है कि ये जो डायनेमिक डेंसिटी है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो लोगों के बीच में रिलेशन है, वो है एक सोशल फैक्ट, इसका पॉपुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। देन बोरोइंग कॉन्सेप्ट, अब कहीं अलग अलग जगह से कॉन्सेप्ट लाकर उसको डिस्कस करने की बात हो रही है। कंसाइंस collective from Scaffel. He argued he argued that animal society doesn't have longevity because it is based on instinct. Human society, on the other hand, is subjected to continuity because it is a product of shared ideas and collective conscience.
तो कुछ कुछ जो बाहर से वो टॉपिक्स लेके आए वो ये था कि कंसाइंस कलेक्टिव फ्रॉम शैफिल। शैफिल का क्या कहना था कि एक कंसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उनका ये कहना था कि एनिमल्स ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि वो अपने एक इंस्टिंक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं। उनका मन है, बस उनको फ़ील कर रहा है आज इसके साथ रहने का, फ़ीलिंग आ रही है, थोड़ा-सा मन है, तो इसके लिए वो साथ में है। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी ऐसे नहीं होती। वो ज़्यादा टाइम तक एक-दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक शेयर्ड आइडिया, मतलब उनकी सोचने का तरीका एक जैसा होता है और उनका कॉन्साइंस, किसी चीज़ को समझने का तरीका जो है एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उनके बीच में एक कलेक्टिव कॉन्साइंस है जो कि इस सोसाइटी को एक साथ रखता है। सोसाइटी इज़ स्वी जेनर फ्रॉम फस्टल डी कोलैंगस। तो सोसाइटी इस तो क्या कह रहे हैं सोसाइटी के बारे में? फस्टल डी कोलैंगस, he argued that society is a unique and one of a kind. Society comes first and then the individual. He was Durkheim's teacher and his ideas has great influence on his work. तो सोसाइटी के बारे में जो फसल जी कोलंगे था, उनका ये कहना था कि जो सोसाइटी है वो अपने आप में यूनिक है, लेकिन वन ऑफ अ काइंड है। मतलब देर आर मेनी सोसाइटीज़ जो अपने आप में यूनिक है, लेकिन ये सभी सोसाइटीज़ का एक फॉर्म है। और सोसाइटी पहले आती है एक इंडिविजुअल से। और ये जो है फसल डी कोलंगे जो हैं, ये डरखाइम के टीचर रह चुके हैं जो कि उसके आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि डरखाइम भी मानता है कि इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी। देन एनोमी फ्रॉम फर्डिनेंड टोनस। तो एनोमी के ऊपर क्या कहना है फर्डिनेंड फर्डिनेंड टोनस का? सोसाइटी अंडरगोज ट्रांजिशन विच इज़ नॉट ओवरनाइट। सोसाइटी जो है वो बदलती है, लेकिन ये रातों रात नहीं बदलती है। इन ट्रांजिशन स्टेज ओल्ड नॉर्म्स आर नॉट रिस्पेक्टेड। जब ट्रांजिशन हो रहा होता है तो जो पुराने नॉर्म्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, एंड न्यू नॉर्म्स हैव नॉट सॉलिडिफाइड। और नए नॉर्म्स जो होते हैं वो सॉलिडिफाइड नहीं होते हैं, मतलब वो एकदम अभी ठोस बने नहीं है, और पुराने नॉर्म्स को ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। सो ऐसे सोसाइटी बदल रही होती है धीरे धीरे। व्हाट कॉज डिवीजन ऑफ लेबर? अब डिवीजन ऑफ लेबर के पीछे का क्या रीज़न था, क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू डरखाइम, division of labor arise as a result of increased material and moral density in society. अकॉर्डिंग टू दरखाइम के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो दैट अराइज ड्यू टू इंक्रीज मटीरियल एंड मॉरल डेंसिटी इन सोसाइटी। जब सामान की और एक मॉरल डेंसिटी बढ़ना शुरू हुआ तो डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत हुई एक सोसाइटी में। बाय मटीरियल डेंसिटी By material density, Durkheim means the sheer increase in the number of individual in a society. मतलब कि मटेरियल डेंसिटी का क्या मतलब हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ा। इन अदर वर्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, यस। बाय मॉरल डेंसिटी ही मीन्स दैट द इंक्रीज इन इंटरेक्शन दैट रिजल्टेड बिटवीन इंडिविजुअल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रोथ इन नंबर्स। और मॉरल डेंसिटी किसको कह रहे हैं? जब वो जो पॉपुलेशन बढ़ा उसके बाद उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी बढ़ा, तो उसको मॉरल डेंसिटी कहा है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से और मॉरल डेंसिटी के बढ़ने से, इंट्रैक्शन के बढ़ने से जो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर आया। देन डिवीजन ऑफ लेबर इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड एंड एरियाज। डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये तभी एश्योर हो पाया जब बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में खुद को स्पेशलाइज करना शुरू किया, सो दैट दे कैन इंटरडिपेंड ऑन समथिंग, और हर काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। देन एनोमी, पैथोलॉजिकल सोसाइटी। दिस टर्म्स मीन्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। एनोमी या फिर पैथोलॉजिकल सोसाइटी का मतलब हुआ जहाँ पर नियम कानून जो नहीं है। when there is a rapid change in society uh, when there is a rapid change in society, conscience collectively break down एंड सोसाइटी एंटर्स इनटू अ जोन ऑफ ट्रांजिशन। जब कहीं पर एक रैपिड चेंज आ रहा होता है सोसाइटी में, तो एक चीज़ को समझने के लिए जो लोगों का कॉन्साइंस होता है वो टूट जाता है, और इस तरीके से जो है सब मतलब देर इसका मतलब एक कन्फ्यूजन आ जाता है। नाउ पीपल आर नॉट एट द सेम पेज। इस पीरियड को कहते हैं ट्रांजिशन फेज। मटीरियल लाइफ चेंजेस रैपिडली, बट रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज डू नॉट कीप पेस विथ इट। तो मटीरियल लाइफ जो है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो तो काफ़ी तेज़ी से बदलता है, लेकिन उसी के साथ जो है जो नॉर्म्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो उसी के साथ नहीं, मतलब
बदल उतने स्पीड से उसके साथ नहीं बदलता. For instance, in a factory assembly line, workers have to spend the whole day doing boring, routine activities like fixing screws and nails to a piece of machinery. They fail to see any meaning in what they do. इसका एग्जाम्पल एक इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें कई सारे लोग एक साथ मिलके एक मान लेते हैं बोरिंग कर रहे हैं, है ना? किसी चीज़ की खुदाई को करके उसमें चीज़ें फिट कर रहे हैं। तो वो उनका एक रूटीन एक्टिविटी है कि वो जो है उसको फिक्स करने के लिए स्क्रूज़ का यूज़ करते हैं, नेल्स का यूज़ करते हैं और टू अ पीस ऑफ मशीन को यूज़ करते हैं, वो स्क्रूज़ एंड नेल्स फिक्स कर रहे हैं। और क्योंकि वो डेली बेसिस पे यही कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में टोटली भूल ही जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। वो इस उस चीज़ से कुछ रिलेशन ही नहीं रख पाते हैं, वो सिर्फ़ स्क्रूज़ और नेल्स फिक्स कर रहे हैं। दिस टर्म इज यूज्ड बाय डरखाइम. ये इसको डरखाइम ने यूज़ किया था टू कन्वे अ सिचुएशन इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट फील इंटीग्रेटेड टू द सोसाइटी. इस तरीके से जो है एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में इंटीग्रेटेड फील नहीं करता. सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीम्स अनक्लियर एंड इन इंटीग्रेटेड एंड द इंडिविजुअल डज नॉट फील मॉरली इन्वॉल्व विद द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी. तो जो सोशल नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो अनक्लियर हो जाते हैं और अनइंटीग्रेटेड हो जाते हैं और जो इंडिविजुअल है वो मॉरली इन्वॉल्व नहीं फील कर रहा, मतलब ना वो ही इज़ नॉट फीलिंग इंटरेक्टेड विद द अदर अफेयर्स ऑफ सोसाइटी. वो जुड़ा हुआ नहीं है दूसरी चीज़ों से. देन पैथोलॉजिकल सोसाइटी हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग. पैथोलॉजिकल सोसाइटी में मतलब जहाँ पर कोई नियम कानून ही नहीं है, वहाँ पर कोई सही या गलत का भी फैक्टर नहीं है. एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कंसाइंस कलेक्टिव एंड जनरलाइज्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ लेबर. तो वहाँ पर एक कॉमन कंसाइंस नहीं है, सब लोग एक चीज़ पर एक ग्राउंड पर नहीं है. और उस डिवीजन ऑफ लेबर को उन्होंने एकदम जनरलाइज कर रखा है कि कैसे भी किसी को भी कुछ भी काम डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. कोई रूल्स नहीं है कि किस इंसान को क्या काम दिया जा सकता है करके. फिर एनोमी गिव्स टेम्पररी हैप्पीनेस एज अ मैन बिकम्स फ्री एंड देयर इज नो पैथोलॉजिकल एंड नो नॉर्म्स, नो नॉर्मल, ओनली जनरल इज प्रेजेंट. सो एनोमी एनोमी में भी लोग जो है एक छोटा सा उनको टेम्पररी खुशी महसूस होती है क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, उनका जो मन चाहे वो कर सकते हैं, कोई नॉर्म्स नहीं है. और अब वो कोई मतलब ये चीज़ नॉर्मल है, ये काम तो करना नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है. हर चीज़ जो है वो जनरल है, कुछ भी चीज़ हो रहा है कैसे भी किया जा सकता है. डरखाइम बिलीव दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ द एनोमी फ्रांस. डरखाइम को लगता है कि वो इसी ये नॉर्मलेस फ्रांस का एक पार्ट है. अकॉर्डिंग टू डरखाइम एनोमी गिव्स वे टू अ न्यू कॉन्साइंस कलेक्टिव टू अ न्यू सोशल ऑर्डर. डरखाइम के हिसाब से एनोमी जो है वो एक न्यू कॉन्साइंस कलेक्टिव को जन्म देती है एंड न्यू सोशल ऑर्डर को उसका बर्थ करवाती है. मतलब पहले तो सारे नॉर्म्स खत्म होंगे, सब लोग हर चीज़ पर एक कॉमन कंसाइंस खत्म होगा, तब जाके किसी चीज़ पर काफ़ी टाइम बाद लोग एक कॉमन कंसाइंस पे आएंगे और एक सोशल ऑर्डर बाद में डेवलप करेंगे. दिस साइकिल कंटिन्यूज और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है. तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, जहाँ पर डिविजन ऑफ लेबर एनोमी एंड पैथोलॉजिकल मेथड के ऊपर बात हो रही है. यहाँ पर ये है कि एक सोसाइटी में एक कॉमन कंसाइंस होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं. थोड़ी देर बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, मतलब जब मटेरियल डेंसिटी बढ़ता है तो उसके साथ मॉरल डेंसिटी जो है वो कोप अप नहीं कर पाता. इसका मतलब ये है कि थोड़े टाइम बाद लोग एनोमी एंड पैथोलॉजिकल स्टेट में आ जाते हैं जहाँ पर अब कोई कॉमन कॉन्साइंस नहीं है, एवरीवन इज फ्री, देयर इज नो नॉर्म्स. एंड धीरे धीरे जब ये थोड़ा टाइम तक चलता है तो उसके बाद धीरे धीरे लोग एक कॉमन कॉन्साइंस पर फिर से आ जाते हैं और फिर से सोशल ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं और ये साइकिल रिपीटेटिवली चलती रहती है. ये था अभी तक जो हमने पढ़ा. Pathological behavior. It is present in the normal society because the pathological is a relative concept. Pathological behavior जो है होता है जिसमें लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कोई नॉर्म्स को, तो वो नॉर्मल है आज की सोसाइटी में. इट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल सोसाइटी में ये चीज़ प्रेजेंट रहती है. और पैथोलॉजी और ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है एक्चुअली. मैनी टाइम्स पैथोलॉजिकल इज टॉलरेटेड बाय द सोसाइटी. कभी कभी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को बस पैथोलॉजिकल मेथड जो है जिसमें नॉर्म्स नहीं है उसको सोसाइटी में टॉलरेट कर रहे थे एज इट इज़ नॉट डेंजरस, क्योंकि ये डेंजरस नहीं है टू द सोसाइटी एज अ होल, क्योंकि सबके लिए वो ख़राब नहीं है. एग्जाम्पल अन्ना हजारे कैंपेन अगेंस्ट करप्शन, कि उन्होंने कुछ मतलब कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने एकदम अपना
चीज़ वो लेके आए और अपने हिसाब से उन्होंने अनशन करके करप्शन के खिलाफ लड़ा, जो कि पैथोलॉजिकल है बिकॉज ये सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है, उन्होंने कुछ अलग किया। Then, conscience collective. The notion of collective conscience is a paramount importance of Durkheim's thought. So, Durkheim's the notion of collective conscience is a paramount importance of Durkheim's thought. Durkheim के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कलेक्टिव कंसाइंस। हर इंसान का एक कॉमन ग्राउंड होना कि उनको ऐसा क्या चीज़ उनको सही लगता है और क्या चीज़ उनको गलत लगता है, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था डरखाइम के लिए। Durkheim describes collective consciousness as the body of belief and sentiments कॉमन टू द एवरेज टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। कौन सी चीज़ है जो कि कॉमन है एक हर सोसाइटी के हर मेंबर के लिए, उनके बिलीफ में और उनके सेंटिमेंट्स में, तो उसी को डरकाइम डिस्क्राइब करते हैं एज अ कलेक्टिव कंसाइंस। द सिस्टम ऑफ दिस बिलीव एंड सेंटिमेंट्स हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। ये जो सिस्टम है ये इसकी एक अपनी मतलब ज़िंदगी है, जिसमें लोगों का बिलीफ और सेंटिमेंट्स है और मैक्सिमम लोग उस बात से अग्री करते हैं। कलेक्टिव कंसाइंस इज इंडिपेंडेंट of the particular condition in the individuals in which individuals are placed। कलेक्टिव कॉन्साइंस जो है वो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट है कि एक इंडिविजुअल माइट कोई हो जो कि कुछ अलग सोचता, कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। तो इसको फॉर्म्स के हिसाब से डेवलप किया जा सकता, मतलब डिवाइड किया जा सकता है, उसको ग्रुपिंग किया जा सकता है कि कौन कितना ज़्यादा ऑटोनॉमस है, कितना ज़्यादा फ्री है खुद को, मतलब चीज़ों से अलग समझता है, कॉमन कॉन्साइंस से अलग। देन एक मिनट का आप लोग पानी पीने का ब्रेक ले लो, या मतलब मैं पानी पी लेती हूँ बस एक सेकंड। यस, डिविजन ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज। डिफरेंट सोसाइटी में डिविजन ऑफ लेबर को कैसे देखा गया है? कंपैरेटिव मेथड ऑफ हॉलमार्क ऑफ डरखाइम स्टडीज। डरखाइम ने कैसे यूज किया था इसको? कंपैरेटिव मेथड को यूज करके, कंपैरिजन करते हुए। ही सेज दैट कंपैरेटिव मेथड इज नॉट अ मेथड बट सोशियोलॉजी इटसेल्फ। उनका ये कहना है कि कंपैरेटिव मेथड जो है वो कंपैरेटिव मेथड नहीं है बल्कि सोशियोलॉजी ही इसे कहता है, जिसमें कंपेयर किया जा रहा है। सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। पॉलीसेगमेंटल का मतलब यहाँ पर हुआ जिसमें काफ़ी सारे सेगमेंट्स हो, ठीक है। देन लो मटेरियल डेंसिटी। सबसे पहले तो यहाँ पर जहाँ पर सिंपल है लेकिन काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी में, तो सबसे पहले तो वहाँ पर लो मटेरियल डेंसिटी होता है, मतलब कम पॉपुलेशन होता है। आइडेंटिकल कॉन्साइंस कलेक्टिव, एक जैसा उन सबका कॉन्साइंस होता है क्योंकि कम पॉपुलेशन है, तो एक ग्राउंड पे वो लोग स्टे भी कर रहे हैं। देन रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज आइडेंटिकल। रूडिमेंट्री मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर है, एकदम आइडेंटिकल है, एक जैसा कर रहा है। वेरी सिंपल हायरार्की, एकदम सिंपल हायरार्की है, लाइक चीफ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इक्वल्स में जो सबसे मतलब चीफ है, मतलब वो फर्स्ट है जो चीफ है हायरार्की में, एकदम सिंपल हायरार्की। पनिशमेंट रिप्रेसिव टू प्रोटेस्ट पैथोलॉजिकल बिहेवियर फ्रॉम स्प्रेडिंग। काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है इसके कि रिप्रेसिव टू प्रोटेक्ट पैथोलॉजिकल बिहेवियर फ्रॉम स्प्रेडिंग, मतलब जो नॉर्म्स है, जिस तरीके को जिस चीज़ को सब लोग मानते हैं उसी तरीके से चले चले और कोई अलग चीज़ कोई ना कर रहा हो इसको, मतलब वो उसके लिए पनिशमेंट देते थे। सॉलिडारिटी मैकेनिकल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज इन सोसाइटी। तो सॉलिडारिटी जो है वो एकदम मैकेनिकल है, मतलब इसका एक फॉर्मेट डिसाइडेड है और उसी तरीके से जो है ना सोसाइटी जुड़ती है। Now, polysegmental simple compound
सोसाइटी। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं लेकिन सिंपल कंपाउंड सोसाइटी है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर माइग्रेशन हो रही है, एक इंसान क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है तो एक इंसान दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है। न्यू कॉन्साइंस कलेक्टिव, अब वहाँ पर जब वो शिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पर उनको नए चीज़ों के फैक्ट्स को भी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ओके ये चीज़ ऐसे होती है। सेटल एग्रेरियन सोसाइटी, अब वो अग्रेरियन सोसाइटी भी सेटल कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर एक न्यू काइंड ऑफ सेटलमेंट, बट सिंपल सोसाइटीज, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन किनशिप, आर्ट लर्न फ्रॉम एल्डर्स, किनशिप के बेस पर। uh, इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड भी ऐड करती जाती हूँ एक साथ। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ तक तो आ गए हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, माइग्रेशन, न्यू कॉन्साइंस कलेक्टिव, इन्होंने ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ, लोग मूव किए और उनका एक कलेक्टिव कॉन्साइंस है। फिर सेटल एग्रेरियन सोसाइटी, यहाँ पर हम लोग थोड़े से कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। uh, नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, एक सेकेंड, एडिट पे जाते हैं। नो नो ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग इसके कीवर्ड्स ऐड करते हुए चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सेटल एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, कि लैंड पे कल्टीवेट करना अभी ये लोग शुरू किए हैं, जहाँ पर माइग्रेट कर गए हैं, अभी खेती करना शुरू किए। बट यहाँ पर लिख देते हैं अग्रे अग्रेरियन अग्रेरियन कल्टीवेशन ऑन लैंड। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या कीवर्ड है, एक सेकेंड, सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन किनशिप, किनशिप लिख लेते हैं, है ना, किनशिप। Kinship is relationship in same family. Okay, so सेटल एग्रेरियन सोसाइटी, उन्होंने एग्रेरियन सोसाइटी सेटल किया, बट सिंपल सोसाइटी, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन किनशिप, आर्ट लर्न फ्रॉम एल्डर्स। और सिंपल सोसाइटी बिल्ड होना शुरू हुआ जहाँ पर एक फैमिली मेम्बर्स ही हैं, जहाँ पर ज़्यादातर, और जो आर्ट्स उन्होंने लर्न किया है वो एल्डर्स उन्होंने उनके अपने एल्डर्स ने सिखा दिया। ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक नॉट ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। तो सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें थोड़ा सा, बिकॉज पॉपुलेशन थोड़ी सी बड़ी रही है। देन हेंस मैकेनिकल सॉलिडारिटी, और एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, मतलब एक फंक्शन फिक्स्ड है कि इस तरीके से लोग आपस में यूनाइट करते हैं। पॉलीसेगमेंटल कंपाउंड सोसाइटी, देन
पॉलीसेगमेंटल कंपाउंड सोसाइटी, ओके। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम के लिए साथ में वो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। एनोनिमिटी, मतलब एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छे से जाना भी नहीं जाता, थोड़ी सी उनमें यू नो ये है, सीक्रेट्स हैं, थोड़ा सा नहीं जानते आप सामने वाले को। इनिशियली लैक रूल्स एंड नॉर्म्स, स्टार्टिंग में इनके पास कोई रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं है। एनोमी, कोई नॉर्म्स नहीं है अगेन। एक बार एनोमी को हम लोग इसके ऊपर भी प्रॉपर कीवर्ड बना देता। मतलब एनोमी का मतलब हुआ लैक ऑफ यूजुअल सोशल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप। एथिकल स्टैंडर्ड्स, ओके। एनोमी, लैक ऑफ ethical standards, lack of ethical standards in an individual or group, ठीक है। लैक ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स भी कम है। देन लीड्स टू न्यू कंसाइंस, कलेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन प्लूरलिज्म, और एक न्यू कॉन्साइंस की तरफ इंसान मूव करता है विच रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड प्लूरलिज्म। और ये एक न्यू कॉन्साइंस की तरफ लेके आए जहाँ पर लोग डिफरेंसेस को और कोई इंसान अगर अकेले रहना चाहता है, कुछ इंडिविजुअली करना चाहता है, उसको भी रिस्पेक्ट करता है। न्यू सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, और ये ऑर्गेनिकली हो रहा है सॉलिडारिटी, मतलब एक मैकेनिकल वे नहीं है कि इस तरीके से ही लोग साथ में रहते हैं, किसी भी तरीके से लोग साथ आ रहे हैं। पनिशमेंट इज नॉट एन डिटरेंट बट इज गिवन टू रिस्टोर फेथ इन कंसाइंस कलेक्टिव। पनिशमेंट किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं है, बट उसको फिर भी रखा गया है पनिशमेंट का प्रोविजन, सो दैट लोगों के पास एक कॉन्साइंस कलेक्ट, किसी चीज़ पर वो लोग एक किसी चीज़ पर तो सहमत हो। तो पॉलीसेगमेंटल कंपाउंड सोसाइटी का क्या हुआ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, कुछ टाइम पीरियड के लिए है। एनोनिमिटी है, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं है। इनिशियली लैक रूल्स एंड नॉर्म्स, रूल्स एंड नॉर्म्स जो है स्टार्टिंग में नहीं होते। एनोमी, जिसमें कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नहीं है कि इस चीज़ को इसी तरीके से करना चाहिए। लीड्स टू न्यू कॉन्साइंस कलेक्टिव विच रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड प्लूरलिज्म। यहाँ पर अब इंडिविजुअलिज्म एंड प्लूरलिज्म को रिस्पेक्ट दी जा रही है, एक न्यू कॉन्साइंस आ रहा है। न्यू सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिकली कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि एक से दूसरे इंसान के बीच इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है, किसी भी तरीके से हो जा रहा है। पनिशमेंट इज नॉट डेटरेंट, डेटरेंट आपको बता देती हूँ। Things that discourage or is intended to discourage someone from doing something. Uh, the deterrent, to discourage, to discourage, हाँ। Punishment is not a deterrent, डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बट टू रिस्टोर फेथ इन कॉमन कंसाइंस, बट कुछ कॉमन कंसाइंस के ग्राउंड्स हो उसके लिए पनिशमेंट है। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिडारिटी, अभी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिडारिटी की हम बात करते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यहाँ पर दो सॉलिडारिटी के बारे में हमें बताया गया है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड जस्ट एक छोटा सा ग्लांस कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इसमें कितना कंटिन्यू होगा, ओके। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद वी विल गो टू द कंपैरिजन बिटवीन मार्क्स एंड डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर, ओके। देन different kind of solidarities. Mechanical solidarity refers to a solidarity of resemblance or likeness.
तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो रिजेंबल करती है एक, जिसमें कोई चीज़ कॉमन हो और एक दूसरे को मतलब पसंद आ रहा हो. Great deal for the homogeneity, anti tight and tightly knit social bond. काफ़ी ज़्यादा होमोजेनिटी था, मतलब एक जैसे चीज़ें और सिमिलैरिटीज़ हैं और काफ़ी टाइटली knit social bonds थी, which serves to make the individual members members on members one with the society, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, और एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम है बिकॉज सभी लोग एक ही चीज़ को ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं. एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज एट अ रिलेटिवली सिंपल लेवल, और डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक सिंपल लेवल पे होता है. Then organic solidarity, solidarity based on differences and contemporary of complementary of differences. जो सॉलिडारिटी जो है एक साथ आना जो है उसमें डिफरेंसेस हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग सॉलिडारिटी उनमें आया है. द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव कॉन्साइंस लेसन्स, जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, कम है. एज इंडिविजुअल कॉन्साइंस बिकम मोर एंड मोर डिस्टिंक्ट, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्साइंस जो है एक इंडिविजुअल का जो मानना है उसकी ज़्यादा वैल्यू है. बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिकल, तो इनको कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर उसको डिस्टिंक्ट करना. बेस डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चरल बेसिस. बेस्ड ऑन लाइकलीनेस, मैकेनिकल में क्या हो रहा है, लाइकलीनेस है प्रीडोमिनेंट इन लेस डेवलप्ड सोसाइटी, और लेस डेवलप्ड सोसाइटी में देखी जाती है. whereas इधर देखा जाए तो बेस्ड ऑन डिफरेंसेस एंड डिवीजन ऑफ लेबर प्रीडोमिनेंट इन सोसाइटी एडवांस सोसाइटी. एडवांस सोसाइटी में डिफरेंसेस के बेसिस पर लोग एक साथ यूनाइटेड है, और मैकेनिकल सोसाइटी में लाइकनेस एक जैसे लोग हैं, और कम डेवलप्ड सोसाइटी है ये. सेगमेंटल टाइप्स, फर्स्टली बेस्ड ऑन क्लैन देन ऑन टेरिटरी, और सेगमेंट्स हैं, और टेरिटरी छोटी छोटी टेरिटरी इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है टेरिटरी की बेस पर. फिर ये ऑर्गेनाइज्ड है, फर्स्टली फ्यूजन ऑफ मार्केट्स एंड देन लेटर डेवलपमेंट इन सिटी. पहले काम के बेसिस पे ये लोग यूनाइट हुए और फिर जाके उन्होंने अपनी सिटी डेवलप की. देन लेस वॉल्यूम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, रिलेटिवली वीक सोशल बॉन्ड्स. तो जो वॉल्यूम है वो लेस है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीक बॉन्ड्स भी रहती हैं वहाँ पर. और यहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स. अब यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है तो वहाँ पर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं. रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है. रिलेटिवली हाई वॉल्यूम ऑफ मॉरल एंड मटेरियल डेंसिटी. मॉरल डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, कि एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा इंटर रिलेशन रखा जा रहा है, एंड मटेरियल डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंटर रिलेशन भी ज़्यादा है ऑर्गेनिक में, और मैकेनिकल में कम है. सेकेंड टाइप ऑफ नॉर्म्स. अब इन दोनों के नॉर्म्स किस टाइप के हैं, रूल्स एंड रूल्स विथ रिप्रेसिव रूल्स एंड रिप्रेसिव एक्शंस. हाँ, रिप्रेसिव हैं और काफ़ी सारे रूल्स हैं यहाँ पर, और वहाँ पर रूल्स एंड री इंस्टीट्यूटिव एक्शन. ओके, तो वहाँ पर रिप्रेस किया जा रहा है और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन रखें. रूल्स दोनों जगह है, मैकेनिकल में भी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में भी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी में भी. देन प्रैक्टिस ऑफ पीनल लॉ, जो लिखा हुआ है उसी को बस प्रैक्टिस किया जाता है. एंड प्रैक्टिस ऑफ कोऑपरेटिव लॉ, जहाँ पर दोनों का कुछ कॉमन ग्राउंड आ जाए, दोनों एक चीज़ में मान जाए, वो वहाँ पर प्रैक्टिस होता है. थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस. कलेक्टिव कॉन्साइंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है. फॉर्म, हाई वॉल्यूम, उधर का मतलब इधर यहाँ पर क्या है, हाई वॉल्यूम मतलब एक जगह पर ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर लो वॉल्यूम थोड़ा सा लोग सेग्रीगेटेड है. हाई डेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एक ही कलेक्टिव कॉन्साइंस पर एग्री कर रहे हैं. वहाँ पर लो इंटेंसिटी, वहाँ पर लोगों की काफ़ी अलग विचारधारा है. हाई डिटर्मिनेंट्स, एक चीज़ को करने का उन्होंने सोचा है तो बस वही होने वाला है. लो डिटर्मिनेंट्स, वो अपने डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं. देन एब्सोल्यूट कलेक्टिव, सब लोग एक ही चीज़ पर एग्री करते हैं. एंड मोर इधर
ऑर्गेनिक में मोर चांसेस टू इंडिविजुअल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकेले अकेले हर एक इंसान अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसके लिए क्या सही है। देन कंटेंट के बेस पर बात करता रहा, हाईली रिलीजियस, क्लोज्ड फॉर डिस्कशन, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। और ऑर्गेनिक में सेकुलर हैं, काफ़ी सारे मतलब रिलीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड ह्यूमन ओरिएंटेड, ओपन फॉर डिस्कशन, और इंसानों को, इंसानियत को फ़ायदा हो इसके लिए मैक्सिमम मतलब डिस्कशन के लिए ओपन रहता है। देन अटैचिंग सुप्रीम वैल्यूज टू दी सोसाइटी, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, सोसाइटी मेंटेन रहे, सोसाइटी चलती रहे, सारी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है सोसाइटी है। और ऑर्गेनिक में अटैचिंग सुप्रीम वैल्यूज टू द इंडिविजुअल, खुद की जो मर्जी करती है, खुद जो सही है, जो मेरे लिए सही है, उसको ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है। देन मैकेनिकल सॉलिडारिटी में कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, एकदम ठोस चीज़ें हैं, सब कुछ मेंशन है, क्या करा जाना है, कैसे करा जाना है। वेराज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं और जनरल हैं, मतलब चीज़ें क्योंकि इतने सारे लोग की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, तो चीज़ें काफ़ी अलग अलग हो रही हैं। ना बेसिस देखा जाए तो क्या क्या बेसिस है मैकेनिकल ऑर्गेनिक में, सोसाइटी जो है मैकेनिकल में सिंपल है, ऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स है। म्यूचुअल कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, म्यूचुअल कोऑपरेशन उधर लो है। फोकस ऑफ अटेंशन सिमिलर, एक जैसा है। फोकस ऑफ अटेंशन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, ऑर्गेनिक की तरफ डिफरेंट चीज़ों पे फोकस ऑफ अटेंशन है। इमोशनल अटैचमेंट मैकेनिकल में बहुत ही ज़्यादा है और ऑर्गेनिक में काफ़ी कम है। मेंबरशिप सिंबल्स कॉन्क्रीट एंड टैटूज, एकदम उन्होंने टैटू बना रखा है ताकि वो कभी लाइफ में मिट ही ना सके, एकदम कॉन्क्रीट है। और ऑर्गेनिक में है एब्स्ट्रैक्ट, जो कि है नेशनलिज्म, उनके मन में बस है और सबके, हर हर इंसान का अलग अलग मानना है। ओके, रिएक्शन टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, मिसट्रस्ट एंड हॉस्टाइल, मतलब मैकेनिकल का उतना अच्छा नहीं है और वो ट्रस्ट नहीं करते किसी बाहर से आने वाले लोगों को। और ऑर्गेनिक का क्या है, इंक्वायरी एंड अकोमोडेशन, वो पता लगाते हैं और फिर उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। देन सॉलिडारिटी एंड कंसाइंस, सॉलिडारिटी और कंसाइंस में कैसे रह रहा है, तो सॉलिडारिटी एंड कंसाइंस एंड नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल, तो अगर नॉर्मल है और सॉलिडारिटी है तो वो सोशल हुआ, एंड पैथोलॉजिकल है और सॉलिडारिटी भी है, मतलब एक साथ रही है, तो वो ग्रुप हुआ। देन कंसाइंस है लेकिन नॉर्मल है तो वो कलेक्टिव हुआ, एंड पैथोलॉजिकल है और कंसाइंस है तो वो क्लास बना देता। देन डरखाइम हैज मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर के बहुत ज़्यादा फेवर में थे डरखाइम। देन मार्क्स, ऑल दो ही टू एक्नॉलेज द हार्मफुल इफेक्ट्स, बट मार्क्स के साथ नहीं, क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट्स को भी शो करते थे मार्क्स, और डरखाइम जो है वो बहुत ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर को हमेशा सही बताते हैं, और मार्क्स ने उसके कुछ एस्पेक्ट तक प्लस बताया लेकिन काफ़ी ज़्यादा माइनस भी उसके बताए, काफ़ी सारे नेगेटिव से बताए। अकॉर्डिंग टू डरखाइम, स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स वुड बी स्ट्रेंथन सोशल सॉलिडारिटी विद इन कमोडिटीज। डरखाइम का ये कहना था कि अगर लोग अपने एक एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है सॉलिडारिटी आ जाएगी कम्युनिटी में, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा और लोग अटैच हो जाएंगे। Rather than living isolated, self-sufficient, self-sufficient units, people would be um, united together through mutual dependence. और उनका ये कहना है कि अगर सब लोग सेल्फ सफिशिएंट रहे और आइसोलेटेड रहे, अकेले अकेले रहे, अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं और एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, बट उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि वो लोग किसी चीज़ में स्पेशलाइज हों और जिससे वो लोग यूनाइट हो और एक म्यूचुअल डिपेंडेंस बनी रहे। डरखाइम सॉ दिस Durkheim saw this relationship a highly functional one, और इसको डरकाइम बहुत ही फंक्शनल मानते हैं, एकदम सही मानते हैं। ऑल दो ही वॉज अवेयर दैट सोशल solidarity could be disrupted if changed occurred as change occurred rapidly एनोमी। सो डरकाइम जानते थे लेकिन हाँ, अगर ये जो है सॉलिडारिटी ज़्यादा टाइम तक डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते रहे और एक एनोमी बन जाएगा, मतलब कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ तक हो गया, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन मैच करते हैं पहले, सोशल फैक्ट पे जाने से पहले।
मार्क्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ये कंपेयर कर लेते हैं। डीएलिनेशन तक हो गया था। हाँ, ये रहा। मार्क्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मार्क्स पिन पॉइंट्स टू टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दो टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में मार्क्स बात करते हैं। सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एंड दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर। तो एक तो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है और एक इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसको दो तरीके से मार्क्स डिवाइड करते हैं। सो डिवीजन ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पहले बात करते हैं। दिस एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी, हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इट इज अ प्रोसेस दैट इट इज बाउंड टू एग्जिस्ट इन ऑर्डर दैट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में सक्सेसफुली अंडरटेक द टास्क दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब ये बताता है कि एक सोसाइटी में हमेशा होता ही है जिसको लोग अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं, सो दैट जो वो मेंटेन कर सके एक सोशल और इकोनॉमिक लाइफ। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग ऑल द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ लेबर इन अ सोसाइटी। ये कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसमें सारी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में डिवाइडेड रहती हैं। फॉर इंस्टेंस सम इंडिविजुअल प्रोड्यूस फूड, सम प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट्स, वेपन्स एंड सो ऑन। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, कुछ लोग वेपन्स बना रहे हैं। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत है और इन चीज़ों को हमने सारी ज़रूरत की चीज़ों को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। सच एक्सचेंज पर ऑन और प्रोवाइड द एम्पिटस टू स्पेशलाइजेशन। ये जो चीज़ है जिसके लोग एक्सचेंज करते हैं, इससे स्पेशलाइजेशन भी लोगों में आना शुरू हो जाती है। सेकेंड, डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर। अब कुछ बनाने में या किसी इंडस्ट्री में डिवीजन ऑफ लेबर है, वो कैसे होता है? इन दिस प्रोसेस विच इज प्रेवलेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वेयर कैपिटलिज्म एंड द फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जहाँ पर कैपिटलिज्म होता है, मतलब लोग मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में एग्जिस्ट करती है। इन दिस प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ अ कमोडिटी इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्रोसेस। एक चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग को एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस कमोडिटी को काफ़ी सारे प्रोसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। ईच वर्कर इज लिमिटेड टू परफॉर्मिंग और एंगेजिंग अ स्मॉल प्रोसेस ऑफ लाइक वर्क इन एन असेंबली लाइन। एक असेंबली लाइन बनाई जाती है जिसमें हर एक इंसान एक छोटा सा काम कर रहा होता है रिपीटेटिवली हर प्रोडक्ट के लिए, हर कमोडिटी के लिए। सो ये हुआ इंडस्ट्री में। नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चर। डिवीजन ऑफ लेबर का मैन्युफैक्चर में क्या इम्प्लीकेशन है? प्रॉफिट अकर्ड टू द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट को काफ़ी प्रॉफिट होने लगे क्योंकि हर एक इंसान जो है फास्ट फास्ट एक छोटा सा काम बहुत बार करवाया जाएगा तो वो उसको काफ़ी फास्ट करने लगेंगे। वर्कर लूज कंट्रोल ओवर व्हाट दे प्रोड्यूस, वर्कर का कोई कंट्रोल नहीं रहा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, और इसे ह्यूमनाइज्ड वे में कहा ही नहीं जा सकता वर्किंग क्लास के लिए। द वर्कर्स इंडिविजुअल पर्सनालिटी नीड्स एंड डिजायर मीन्स नथिंग टू द कैपिटलिस्ट। वर्कर क्या चाहता है उससे कैपिटलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। it is the only it is only the workers labor power which is sold to the capitalist in exchange of wages that concern the capitalist। बस जो वर्कर है उसने अपना लेबर को सेल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, और कैपिटलिस्ट को इस बात से इस उसको कंपनसेट करने के बाद वेजेस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटलिस्ट को। फोर्थ, एलियनेशन, उसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ उनकी अलग है और वो काम जो कर रहे हैं वो एकदम टोटली अलग है। So then difference between Marx division of labor and Durkheim division of labor. अब यहाँ पर कंपैरिजन शुरू होता है। Causes of division of labor. Durkheim explains division of labor in industrial society as a consequence of increased material and moral density. डरखाइम कॉज ऑफ डिवीजन, डरखाइम एक्सप्लेन करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इज अ कंसेंस ऑफ इंक्रीज मटेरियल मॉरल डेंसिटी। मतलब uh, उसकी ज़रूरत है डिवीजन ऑफ लेबर का क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसमें लोगों की इंट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है। डरखाइम सेज द कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लाई इन द फैक्ट दैट इंडिविजुअल नीड्स टू कॉपरेट एंड टू डू वैरायटी ऑफ टास्क इन ऑर्डर टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सर्वाइव। काफ़ी ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सो दैट जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से कॉपरेट कर सके और ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो सर्वाइव कर सके। अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिवीजन ऑफ लेबर इज इम्पोज ऑन वर्कर सो दैट द कैपिटलिस्ट में बेनिफिट। मार्क्स का ये कहना है कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ इसलिए आया है ताकि कैपिटलिस्ट को फायदा हो सके। डरखाइम स्ट्रेसेस कॉपरेशन वाइल मार्क्स स्ट्रेसेस एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डरखाइम जो है वो कॉपरेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अरे वाह कितना ज़्यादा लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और मार्क्स जो है वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कैसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। Second, conscience of division of labor. Durkheim sees division of labor as a process that can be the basis of integration. Division of labor जो है वो एक बेस बन सकता है इंटीग्रेशन का। मार्क्स सीज इट एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट डीह्यूमनाइजेशन एंड एलियनेशन। बट मार्क्स इसको कहते हैं ये एक डीह्यूमनाइजेशन प्रोसेस है एंड एलियनेशन का प्रोसेस है। सेपरेटिंग द क्रिएटर्स फ्रॉम द क्रिएशन।
जिसमें आपने जो क्रिएटर्स हैं उनको अपनी क्रिएशन से ही सेपरेट कर दिया। द वर्कर्स बिकम स्लेव्स ऑफ द सिस्टम ऑफ विच दे शुड हैव बीन द मास्टर्स। अब वो उन चीज़ों के स्लेव्स बन गए जिनको जिनको उनको मास्टर्स बनने था। सो नाउ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिविजन ऑफ लेबर। क्या सॉल्यूशन है? Anomy, according to Durkheim, can be handled by making worker conscious of the conscience conscious ऑफ देयर रोल इन द सोसाइटी। आई थिंक एनोमी वो जो एथिकल स्टैंडर्ड है, ये डरखाइम का कहना है कि वो ख़त्म किया जा सकता है अगर वर्कर्स जो हैं उनके पास कुछ कॉन्शियसनेस हो कि वो कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, बाय मेकिंग देम फील ऑर्गेनिकली लिंक टू एंड इन्वॉल्व विद द लाइफ एंड सोसाइटी। पर उनको फील करवा के कि वो ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। मीनिंगलेसनेस विल देन बी चेंज इन टू अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर प्रोडक्टिव रोल। ये जो उनका ये है कि मीनिंगलेस कि हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, उससे उसको उनको अवेयरनेस पे लाना कि उनको कितना सिग्निफिकेंस काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कैपिटलिज्म इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। मार्क्स के हिसाब से तो कैपिटलिज्म ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। द वे आउट इज थ्रू रिवोल्यूशन, और उससे बाहर निकलने का तरीका रिवोल्यूशन है। दो थ्रू विच वर्कर्स गेन कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें रिवोल्यूशन होने के बाद जो वर्कर्स हैं उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल आ जाता है। डरखाइम फंक्शनल मोड ऑफ सोसाइटी एंड मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। Durkheim functional model of society and Marx conflict model। तो अभी इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या कॉमन क्या डिफरेंसेस है। Durkheim study the division of labor brings out the functional model of society। मतलब डिविजन ऑफ लेबर जो एकदम सही है और ये फंक्शनल काम करने लायक मॉडल बनाता है सोसाइटी का। Durkheim sees society as a system held together by the integrative contribution। डरकाइम देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक साथ इसलिए क्योंकि वो सभी इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है अपने सभी चीज़ों को, जो भी आउटपुट वो लेके आ रहा है। इन ओके, डरकाइम सी सोसाइटी एज अ सिस्टम हेल्ड टुगेदर विद द इंटीग्रेटिव कंट्रीब्यूशन टू वेरियस इंस्टीट्यूशन। हाँ, एक साथ काम करने की वजह से वो अच्छा काम कर ले रहा है। मार्क्स सीज हिस्ट्री एज अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट। अब मार्क्स ने अपना हिस्ट्री से ये फोकस किया है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। दिस लेड टू द कन्फ्लिक्ट एंड चेंज, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट और चेंज आती है। दिस इज द मेन डिफरेंस इन देयर अप्रोचेस, ये इनका मेन डिफरेंस है अप्रोचेस में। ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन मार्क्स एंड डरखाइम अपने डिवीजन ऑफ लेबर पर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एमाइल डरखाइम का सोशल फैक्ट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।